नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि देख रहे थे, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो आइए अब उसमें आगे देखते हैं। हम लोग भारत में रामसर स्थलों की सूची, 2 पार्ट इसके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए और देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। और जो जो भी फैक्ट ज़रूरी लग रहे हैं या तो इसमें कम है ज़्यादा है, उसे अच्छे से हम लोग समझते हुए देखते हुए ऐड करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों का मेन एम ये है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, और ख़ास करके वो क्वेश्चन जो नज़रों के सामने से गुजर चुके हैं। तो इसलिए विशेष ध्यान देते हुए हम लोग अब चलते हैं अगली कड़ी को पूरा करने के लिए। भारत में रामसर स्थलों की सूची, अब इसको देखते हैं। चूँकि मैप से देखेंगे तो तुरंत याद होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिमेंबर करने का प्रयास करें और रिवाइज भी ऐसे ही बार बार करते रहें तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भारत में रामसर स्थलों की सूची 20 से अधिक हैं, 20 ही नहीं है। चूँकि एक एक मैप पे थोड़ा थोड़ा करके ये बताया गया है, 20, 25, 30 करके कई मैपों में आप ध्यान देंगे तो देखिए नीचे भी मैप बने हैं, तो अलग अलग मैपों पे बताए गए हैं, जिससे आसानी होगी कि आपको रिमेंबर करने में। कुछ राज्य इसमें हैं, कुछ राज्य उसमें हैं। हाँ, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग दिए गए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू एवं कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं 3 है टोटल। एक वुलर झील है, और सुरिनसर जिसे मानसर झील बोलते हैं, फिर होकेरा आंध्र भूमि, ये 3 आते हैं। लेकिन इसमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यही 2 पूछे जाते हैं, वुलर झील और सुरिनसर मानसर झील जो है। तो इसे याद रखें। जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप लोगों को पता ही होगा, ऊपर है, एकदम ऊपर। उसके बाद फिर नीचे देखते हैं राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में 3 दिया गया है, जबकि 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में 2 है। एक इसमें जो थोल झील पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है, ये राजस्थान में न रह के ये गुजरात का है, ये गुजरात में ऐड होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी प्रिंटिंग में, जो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा अगर आप लोगों में नहीं हो। अगर आप लोग बाद में पुस्तक लिए होंगे तो उसमें ये अपडेट करके दे दिया गया होगा। और इसमें कौन सा है, केवला देव। केवला देव आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पार्क है। सांभर झील राजस्थान में ही है। उसके बाद फिर थोल झील पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, अभी हमने बताया। फिर आगे देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2, नंदूर मंदमेश्वर और लोनार झील। लोनार झील चूँकि सुर्खियों में भी रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका अभी जल्द में इस पे जो है कि करंट अफेयर में भी ये काफ़ी बना हुआ था, क्योंकि इसका जो पानी है वो गुलाबी रंग का हो गया। और ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो शैवाल वो सब पाए जाते हैं, उनकी वजह से ये रंग हुआ। तो वो काफ़ी डिटेल में टॉपिक है, उसके बारे में बाद में हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये आप याद रखने के लिए थोड़ा सा रिमेंबर रखिए कि इसका पानी गुलाबी हो गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का लोकेशन आप लोग देख ही रहे हैं, बांग्लादेश के एकदम सटा हुआ बगल में ये रहा यहाँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 है, पूर्वी कलकत्ता आंध्र भूमि और सुंदरबन आंध्र भूमि। काफ़ी इंपॉर्टेंट सुंदर भूमि है, बार बार पूछा गया है। उसके बाद मणिपुर। मणिपुर में लोकटक। लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, और याद रखें। टोटल देखिए, भारत में कुल रामसर स्थलों की सूची 46 है, 46 है। तो 20 की सूची इसमें दी गई है, बाकी आगे मिलेगी। उत्तर प्रदेश के 8, यूपी वाले एकदम अच्छे से रट के रखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी नई सूची भी बनी है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी यूपी वालों के लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज ये होता है कि आप देखिए, समसपुर, सरसई, सांडी, समान, सुर सरोवर, आप देख रहे हैं ना। तो इतना तो डेफिनेटली कंफर्म है कि इनका स से ही आने वाला है। 4 के चारों ऑप्शन ये स से ही देंगे। उस समय किसी और राज्य का सांभर झील अटैच कर सकते हैं, या तो कोई और अटैच करके ये धीरे से उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स से लेके इसमें कई हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है। ऊपरी गंगा नदी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, सरसई सरसई नावर झील है, और सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, और समान पक्षी अभ्यारण्य है, और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसकी एक छोटी सी याद करने के लिए हम लोगों ने ट्रिक भी बनाई थी, उसको हम एक शॉर्ट वीडियो बना के अपडेट कर देंगे, क्योंकि अभी वो पूरा कंफर्म में इसी फ्लो में नहीं है, थोड़ा आगे पीछे है।
तो उसको हम एकदम कंफर्म करके आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए आप चैनल पे बने रहिए, आपको जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं, भारत में रामसर स्थलों की सूची कुल 26 है, और 26 है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले लद्दाख को देखते हैं। लद्दाख में 2 हैं, सो मुरारी, फिर सोकर आंध्र भूमि कॉम्प्लेक्स, ये 2 ठो लद्दाख में है। तो सो मुरारी इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं। हरियाणा में 2, सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरियाणा में ही है। तो उतना अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखें, मैच द फॉलोइंग में करके पूछ सकते हैं। पंजाब में 6 हैं, कौन कौन से हैं? केसोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, कांजली झील और रोपड़। और पंजाब की लोकेशन ये देखिए, एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं गुजरात में। गुजरात में 2 दिया है, 3 है, अभी एक ऊपर हम लोगों ने देखा, कौन सा था याद रखें, भूले ना, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। हाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद रखें कहाँ है। नल सरोवर, नल सरोवर यहीं पे है। उसके बाद वाधवन आंध्र भूमि, ये भी गुजरात में ही है। उसके बाद फिर केरल में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से दक्षिण भारत से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो केरल में अष्टमुडी आंध्र भूमि, सांथामाकोट्टा झील, और उसके बाद वेम्बनाथ कोल आंध्र भूमि। तो इसमें अष्टमुडी और वेम्बनाथ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, याद करें, जिससे भूले ना। तमिलनाडु में 1 पॉइंट कैलिमिनियर वन्यजीव अभ्यारण्य जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये एकदम नीचे है। उड़ीसा में भीतरकनिका और चिल्का, चिल्का झील और भीतरकनिका, ये दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा के लोकेशन आप देख लीजिए, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की साइड में समुद्र से लगा हुआ राज्य है उड़ीसा। टोटल कितने राज्य समुद्र से लगे हुए हैं आप काउंट करके बताइए। चलिए हम साथ साथ में काउंट करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ है गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर केरल, फिर ये हुआ तमिलनाडु, फिर ये हुआ आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद हुआ उड़ीसा, फिर हुआ पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हुए? इस साइड आप देखेंगे, अगर पश्चिम साइड आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5, और इस साइड 4, टोटल 9 राज्य। कई बार आ चुका है परीक्षाओं में, इसलिए याद रखें, भूलें ना। फिर से एक बार याद दिलाते हैं, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद फिर ऊपर आता है उसके उड़ीसा, फिर यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य हैं। आइए उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बिहार में काबरताल आंध्र भूमि, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असम दीपोर बिल, ये भी है। उत्तराखंड आसन संरक्षण रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश चंद्रताल आंध्र भूमि, पोंगाबाद झील और रेणुका आंध्र भूमि, ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब आगे देखते हैं रामसर सम्मेलन। अब ये रामसर सम्मेलन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अच्छे से हम लोग देखते हैं। आंध्र भूमि क्षेत्र जैव विविधता का बृहद संग्रहारक, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र। आप इसका मतलब समझे, जैसे आप समझ लीजिए रिवर है, या तो कोई सी है, सी मतलब आपका समुद्र का किनारा हुआ, जो बीच के क्षेत्र हुए, अर्थात दलदली क्षेत्र। सीधे शब्दों में अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सीधा तो यही नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ हम लोग समझने के लिए सीधा समझ सकते हैं, दलदली क्षेत्र, जहाँ पे जल और स्थल दोनों मिले रहते हैं, उसी क्षेत्र को बोलते हैं। जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं इसमें, वही जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसी के बारे में ये एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं, तथ्य क्या है इसके बारे में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड रामसर सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में रामसर सचिवालय का मुख्यालय। 2 फरवरी को विश्व आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। गुजरात भारत में आंध्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों की सूची में उन आंध्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आंध्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन लाता है। कौन सा रिकॉर्ड है? मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन से, या तो फिर दे देंगे
किगाली सम्मेलन से, या फिर वहाँ पे दे देंगे क्योटो प्रोटोकॉल से, कुछ भी दे के वहाँ 4 लाइन बढ़ा देंगे। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल से, तो किसी किसी से दे देंगे, तो सीधा मतलब यहाँ पे किससे हुआ हम लोगों का, रामसर सम्मेलन से। परिस्थिति में परिवर्तन या तो हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। तो ये इसी का बता रहा है कि कैसे कैसे वहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं। रामसर सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। आन भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर है, ईरान में है रामसर नगर। 2 फरवरी 1971 को बैठक में कन्वेंशन की नींव पड़ी थी। कब पड़ी थी? 2 फरवरी, फरवरी ये डेट तो नहीं इंपॉर्टेंट है, 1971 इंपॉर्टेंट है। हाँ, फरवरी इसलिए 2 फरवरी इंपॉर्टेंट है, उसी दिन मनाया जाता है दिवस। 21 दिसंबर 1975 को सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन किया गया था, मतलब इसको पूरी तरह से लागू किया गया था, उसके ऊपर वर्क किया गया था। विभिन्न अधिनियम एवं करार कौन कौन से इससे संबंधित हैं? जैव विविधता अधिनियम, पारित तिथि 11 दिसंबर 2002 को, इंपॉर्टेंट है, भारतीय संसद द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, वर्ष 2003 में। मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ये प्रश्न पूछा गया है, जैव विविधता का जो मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का, तो वो चेन्नई में है। जो चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में, एकदम नीचे वाला राज्य। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी पंछियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्यरत है। प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी, विश्व भर में 121 भागीदारी है। मतलब आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड फेडरेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण में विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी इसी में हो रहा है। और विश्व भर में 121 भागीदारी, मतलब लगभग 121 देश इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, जो कार्य करते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल के साथ। आइए अब आगे देखते हैं। जैव सुरक्षा, जैव सुरक्षा कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के तहत पक्षकारों की एक बैठक कोप यमोपी 1 हुआ। कि कब हुआ ये? तारीख इसकी क्या थी? 23 से 27 फरवरी 2004 को, कुआलालंपुर, मलेशिया। इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। भारत 23 जनवरी 2001 को समझौते का हस्ताक्षर किया। भारत कब हस्ताक्षर किया? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इतना हो सकता है 2001 को भारत इससे हस्ताक्षर करता है। यहाँ से प्रश्न सीधा बनेगा, कार्टाजेना उपसंधि का भारत हस्ताक्षर करता है कि नहीं है। उसके बाद स्टेटमेंट में देंगे हाँ भारत इतने इतने सन में किया था, तो वो स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। संबद्धता आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से हुई है, और विशेष क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका गैर सदस्य के रूप में इसमें है। उसके बाद फिर देते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ये भी, अब इसके बारे में जाने। पूरा नाम, वाणिज्य में वाणिज्य जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण के बारे में है। विशेष क्या है? गैर सरकारी संगठन है ये। गैर सरकारी मतलब ये सरकारी नहीं है, एनजीओ टाइप का रजिस्टर्ड है वो, मतलब अच्छे अच्छे काम करती है, लेकिन सरकारी नहीं है, सरकारी फंड नहीं मिलता इनको, न तो कुछ मिलता है। हाँ, ये काम सरकार जैसा ही करते हैं, उन्हें बोलते हैं गैर सरकारी संगठन, जिसे एनजीओ के नाम से भी जाना जाता है। मिशन वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो, ऐसा सुनिश्चित करना इनका मिशन है। स्थापना 1975 में हुई थी। रणनीति गठबंधन WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन एवं IUCN, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कल वाले लेक्चर में, IUCN का भी से ये गठबंधन करके काम करते हैं। आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दिए थे, कौन दिए थे? ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स। जैव चोरी को रोकने तथा देशी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करने का कार्य करता है कौन? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामान करने हेतु राष्ट्र अभिसमय संबंधित है किससे? जैव विविधता से। जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र क्या क्या हैं? भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न है। अवस्थिति कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा दक्षता निर्माण का विकास करना। बस एक नज़र देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। UN रेड,
अब इसको देख लेते हैं। प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अंतर संस्थागत क्या है? UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वावधान में क्रियान्वयन करने का इनका कार्य है। संबंध संस्थाएं कौन कौन सी हैं? UNDP है, यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जिसे बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसे बोलते हैं। कार्यविधि इनका क्या है? वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना। कार्बन की कितनी मात्रा है वनों में, उनकी आर्थिक मूल्य को आंकना, मतलब वो आज के वैल्यू के हिसाब से, मतलब पैसे के हिसाब से कितनी वैल्यू के हुए हैं, ये इनका कार्य है। विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना। आप एक्चुअली इसको पूरा समझने के लिए आप थोड़ा सा थीम समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए हमारी देश क्या है, विकासशील देश है भारत, और एक आप ले लीजिए USA, अमेरिका। अब दोनों में अंतर क्या है? ये तो विकसित हो गए हैं, विकसित देश हैं, इनके यहाँ गरीबी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा ये मतलब डेवलप कर चुके हैं। इनके यहाँ गरीबी का आकलन इससे होता है किसके पास कार है, किसके पास कार कि मतलब किसके पास कितनी कॉस्ट की कार है। हमारे यहाँ तो समझ लीजिए अभी पैदल चलने वाले हैं। हमारा इंडिया ऐसा है कि जहाँ अभी एक साइड बैलगाड़ी चल रही है तो दूसरी साइड मर्सिडीज चल रही है, और भी उतनी अच्छी अच्छी कौन कौन सी पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। सब इतने मतलब डिफरेंस आप देख रहे हैं कितने लेवल का है। तो हमारा तो विकासशील देश हुआ, विकासशील देश और विकसित देश। अब सॉरी, एक्चुअली होता ये है कि भारत चूंकि विकासशील देश है, तो ये अभी से अगर ये पर्यावरण पे ज़्यादा काम करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पाएंगे, ये अपने उद्योग नहीं बढ़ा पाएंगे, और ये नए नए जॉब नहीं क्रिएट कर पाएंगे, नया मतलब गुड्स नहीं बना पाएंगे। गुड्स मतलब आप समझ सकते हैं आर्थिकी में या इकोनॉमिक्स में जिसे बोलते हैं कि कोई सामान बनाना और उसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना, दूसरे देशों में बेचना, ये सब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग तो मतलब डेवलप कंट्री हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं, ये सब तो करना हमें बाकी है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे यहाँ गरीबी बढ़ेगी, तो हम लोग एकदम मतलब ऐसे के ऐसे बने रहेंगे और धीरे धीरे भूखमरी आ जाएगी, बहुत सब क्राइसिस आ जाएगी। जबकि ये लोग तो काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, इनकी कंपनी भी चल रही, फैक्ट्रियाँ भी चल रही, फेसबुक गूगल सब इन्हीं के नाम पे तो है। हम लोग तो बस पीछे पीछे अभी चल रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि अगर पर्यावरण पे हम लोगों के ऊपर भी उतना दबाव बनेगा, इनके ऊपर भी उतना दबाव बनेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये होगी कि ये तो डेवलप कर चुके हैं, हम डेवलप नहीं किए। तो इसी के ऊपर आया है कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसके ऊपर कटौती करने के लिए या प्रोत्साहन करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जो ये डिफाइन करती है कि अगर मान लीजिए USA अपने यहाँ डेवलप काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो अगर हम लोग पेड़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका चार्ज देगा। मान लीजिए ये 100 kg कार्बन, ये 100 kg कार्बन ये रिलीज करते हैं। एक सेकेंड। अब होगा क्या कि ये 100 kg कार्बन रिलीज कर रहे हैं, तो ये जितना ये रिलीज कर रहे हैं कार्बन मार्केट मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बराबर ये यहाँ पे पौधे लगाने के लिए जो गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं उन्हें प्रमोट करके उन्हें पैसे दे सकते हैं। अब पैसे देंगे तो जो छोटी कंट्री हैं या फिर विकासशील कंट्री हैं वो लगाएंगे नए नए पौधे लगाएंगे, तो इतना जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की मात्रा बढ़ रही है उसे वो एब्जॉर्ब करके कम कर लेंगे और पूरी जीवन सबकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। इनको भी दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी दिक्कत नहीं है, हम पौधे और लगाएंगे। भाई हमको उसके पैसे मिलने चाहिए ना। अगर हमको पैसे मिल रहे हैं कि हम एटमॉस्फेयर में अच्छी अच्छी हवा दें तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। ऐसे ही बहुत सी कंट्रियां हैं, वो पौधे लगाएंगी, आपको डेवलप करना है करिए, लेकिन उसका चार्ज तो दीजिए कि हम अपने यहाँ पौधे बचा रहे हैं, तो आप अपने यहाँ भले से काटिए, लेकिन रही बात उसको आप डेवलप करेंगे तो आप मुझे बेनिफिट देंगे, उसके पैसे देंगे। तो उसी मात्रा को ये तय करने के लिए कितने पैसे देने चाहिए, कितना कौन रिलीज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसी लिए ये बॉडी जनरेट हुई थी, उसी का ये कार्य करना है। और अच्छे में इस पर हम लोग बाद में कभी देखेंगे, लेकिन हाँ एक लंबा सा आप समझ सकते हैं पूरा मैटर हुआ क्या है। आइए अब आगे देखते हैं। निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन,
जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का अपशमन करना, ये इनके कार्य हैं। आइए अब देखते हैं टीब, TEEB पूर्ण नाम पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थ तंत्र जो है द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्वव्यापी पहल है। फोकस जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। तो बस एक नज़र देखते रहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर्यावरण से रिलेटेड ये बॉडी है टीप, इतना याद रखिएगा। सहायक निर्वाचन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए भूमिका इनकी क्या है, पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की भूमिका निभाना इनका मुख्य कार्य है। संस्था क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली ये संस्था है। जैव विविधता के बारे में विविध क्या देख लेते हैं। जैव विविधता से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जैव विविधता, कार्टाजेना। जैव विविधता को काट रहा है कौन, कार्टाजेना। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। किसको काट रहा है, विविधता। हमारे यहाँ दुनिया जो हमारे देश में जो विविधता है उसी को काट रहा है। अब समझ लीजिए बस, विविधता को काट रहा है कौन, कार्टाजेना। ये एक्चुअली ये बोलेंगे कि ये कार्टाजेना जो है वो ओजोन लेयर से संबंधित है, ये वगैरह वगैरह करके 4 बॉडी देंगे, कंफ्यूज करेंगे। कार्टाजेना किससे है, जैव विविधता से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। भारत हस्ताक्षरकर्ता कब है, 23 जनवरी 2001 को भारत इस पर हस्ताक्षर किया है। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े के समय बिताते हैं को कहा जाता है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप लोगों को बता दूं, ऐसी निष्क्रियता एक्चुअली जब कोई प्राणी अपना भोजन करके ठंडी आ गई है, पूरी ठंडी भर 2 महीने 3 महीने 1 महीने 20 दिन 50 दिन के लिए वो अपनी जगह क्या होता है, शीत निष्क्रिय हो जाता है। अपने आप को एकदम स्थिर करके वो कहीं दीवार में या मकान बना के कोई अपना जगह बना के थोड़ा सा चट्टानों के बीच में कहीं रेत वेत में, या फिर शीत निष्क्रियता खास करके जहाँ ज़्यादा ठंडी होती है उसी के लिए होता है। शीत ऋतु मतलब वही ठंडी से बचने के लिए वहीं पे वो डेवलप करके वो बस कुछ नहीं करेंगे, वहीं पड़े रहेंगे। और कब तक पड़े रहेंगे, जब तक उनकी धड़कन बस चली रहेगी, जब तक वो मौसम बदल नहीं जाता। वो इतना भोजन खाए रहेंगे कि उतने से उनको एनर्जी चलेगी, वो एनर्जी खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बस उनका बस हार्ट बीट चल रहा है, बस उसी पे स्थिर पड़े रहेंगे। फिर उसके बाद जब मौसम निकल जाएगा तो फिर वो निकल आएंगे। इसे ही बोलते हैं शीत निष्क्रियता। उसके बाद इसी का दूसरा रूप है, आप शीत निष्क्रियता उन्हें नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरा रूप आप समझ सकते हैं। जैसे मछलियां नहीं होती, वो दबी हुई पड़ी रहती हैं, मेढक दबे हुए पड़े रहते हैं। जब बरसात आती है तो वो पीले पीले वाले मेढक जगह जगह नहीं दिखते गाँव में। गाँव वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे, जो मतलब टर टर करने लगते हैं, ऐसा लगता है इतने बड़े बड़े मेढक कहाँ से आ गए। वो निष्क्रिय होकर पड़े थे ज़मीन के अंदर। तो ये शीत निष्क्रियता है, वो शीत निष्क्रियता नहीं होती, कुछ अलग चीज़ होता है, लेकिन मैटर सेम एकदम आप समझ लीजिए वैसे ही होता है। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है कौन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होगी। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी तो वहाँ जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधे घास फूल फल सब कुछ होंगे। क्यों, क्योंकि बारिश हो रहा है, बारिश में सब कुछ मिलेगा। आप देखिए नॉर्मल ज़िंदगी में अगर बारिश होगी, बारिश नमी और सब कुछ ये मेंटेन है, तो आप देखेंगे मच्छर ज़्यादा मिलेंगे, मक्खियाँ ज़्यादा मिलेंगी, और वो बल्ब लाइट वगैरह जलेंगे तो उसके पास कीड़े बहुत सारे आएंगे। क्यों, क्योंकि वो सबको नमी मिली है, तो नमी वो टेम्परेचर वो सबके लिए मेंटेन है, सबको पीने के लिए पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, सब कुछ एकदम मेंटेन रहता है। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है, नगण्य होता है। गहरे सागर में जैव द्रव्यमान नगण्य होता है। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम है टूमा रेंज बायोडाइवर्सिटी। हल्का सा ध्यान दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, 22 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। जैव विविधता दिवस 22 मई को। उड़ीसा राज्य के क्योंझार जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी उद्गम स्थल है वैतरणी नदी का। वैतरणी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पढ़ चुके हैं। उड़ीसा राज्य में क्योंझार जिले में ये अवस्थित है। गुप्त गंगा पहाड़ी से ये बहती है, उड़ीसा राज्य की नदी है। जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते, तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु कौन कौन से हैं।
अब देखिए यही आहार के लिए ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। कौन कौन से ये जंतु हैं इसमें, देखिए अब गिलहरी है, भालू हैं और कुछ कीट भक्षी चमगादड़ हैं जो शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते, मतलब ठंडी में वो गर्मी वाले आहार इनको नहीं मिल रहे हैं तो ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। गिलहरी के कुछ जंतु, कुछ अलग प्रकार की प्राणियां हैं ये अपने यहाँ की नॉर्मल गिलहरियाँ भी देखते हैं, बहुत कम दिखती हैं सर्दियों में, तो ये उससे थोड़ा सा अलग भी होती हैं जो जिसके बारे में ये बात हो रही है। आइए आगे देखते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल गैर सरकारी एवं लाभकारी संगठन, वैश्विक संगठन है। आप देख रहे हैं गैर सरकारी है, इसका मतलब एनजीओ टाइप का होगा। आंध्र भूमियों एवं इसके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु ये कार्यरत है। मुख्यालय इसका कहाँ है? नीदरलैंड, नीदरलैंड में है वेटलैंड इंटरनेशनल का, याद रखिए। उसके बाद आगे क्या देखते हैं? सिबकथोर्न। सिबकथोर्न क्या है? लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। कहाँ मिलता है? लद्दाख में। इसके बारे में विटामिन तथा पोषक तत्वों की प्रचुरता हुई। इसके बेर में, एक्चुअली ये बेर का एक पेड़ है जिसमें विटामिन और पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा प्रचुर वो होती है। अब आप देखिए इसका इतिहास से बहुत अच्छा संबंध है। चंगेज खां द्वारा अपनी सेना की ऊर्जास्विता अर्थात ऊर्जा बढ़ाने के लिए उत्पन्न करने हेतु ये प्रयुक्त किया गया था। अब देख रहे हैं चंगेज खान के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। पूरी सेना इसको खा खा के काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रही थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेड़। रूसी कॉस्मोनाट कॉस्मिक विकिरण से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। और पर्णपाती झाड़, ये अलग पेड़ हैं। पर्णपाती झाड़ ये उसी के अंतर्गत, ये अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय है। भारत में वितरण क्षेत्र लद्दाख क्षेत्र में होता है। कुकुमसारी और लाहौल, काजा और तांबू। और हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, ये विभिन्न जगह पाए जाते हैं। पत्ती, फल, जड़ और कांटे सभी उपयोगी इसके होते हैं। मतलब आप देख रहे हैं पत्ती भी, जल भी, फल भी, जड़ भी और कांटे भी। परंपरागत रूप से प्रयोग किया जाता है औषधि निर्माण में, पोषक प्रचुरता में, ईंधन के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के रूप में, और बाड़ मतलब वो बेड़ा बेड़ा बना के उसे घेरना या घर वर बनाने में, तो लकड़ी है तो वो तो इस्तेमाल होगा ही। सहायक क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। आदर्श पौधे कौन से हैं? शीत मरुस्थल नियंत्रण में होते हैं। उगने की क्षमता अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में ये ज़्यादा उगते हैं, ऊंचाई वाले पे पाए जाते हैं। आगे अब देखते हैं हरितगृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस की गैसें, आप याद रखिए। CO2 उसमें है, पक्का कन्फर्म है। मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड बनते हैं। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे बोलते हैं। और SF6 है, मतलब फ्लोरीन से रिलेटेड, सल्फर और क्लोरीन से मिक्स वाली गैस है। और NF3 है। तो इतना तो नहीं आता है, हाँ CFC तक लगभग आते हैं। हाँ इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए क्या क्या नहीं है, आप अगर उसे नोटिस कर लेंगे तो जल्दी पकड़ में आएगा। आप इसमें देखिए नाइट्रोजन नहीं है, डायरेक्ट नाइट्रोजन अप्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं उसमें शामिल है। और आप देखेंगे इसमें ओजोन नहीं है, यहाँ से प्रश्न बनाएंगे। ऑक्सीजन पूछेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा भी इसमें नहीं है। हाँ अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड होते हैं नाइट्रोजन के, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं होता। डायरेक्ट नाइट्रोजन आप सोचिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट नाइट्रोजन का है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में उसमें उसका अभाव होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस, जो एकदम बिना शांतिपूर्वक एकदम जान लेने वाली गैस है, यही है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी उसमें होता है। नॉन मीथेन वेलेटिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। और तथा सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड जो हम लोग बाइक वाइक चलाते हैं या कार मोटर वाहन इंजनों से जो निकलते हैं धुएं, उसमें पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सौर ऊर्जा के बारे में देखते हैं। सोलर एनर्जी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा है। हाँ तो वो तो सभी जानते हैं। अवयव क्या है इसका? पराबैंगनी विकिरण अधिकांशतः ओजोन मंडल में अवशोषित। और अवरक्त विकिरण क्या होता है? पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आगमन। पराबैंगनी विकिरण आप लोगों को पता ही होगा, ओजोन द्वारा फिल्टर कर लिया जाता है। जो ओजोन हमारे पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, कई बार आ चुका है वहाँ। आधा तो फिल्टर हो गया, फिर उसके बाद अवरक्त विकिरण जो आ रही है वो नीचे आती है। अब आइए
इसका देख लेते हैं, सूर्य का जो वितरण है वो कैसे होता है। पृथ्वी पर उत्सर्जित अवरक्त विकिरणें, पृथ्वी है, सोलर विकिरण आप देख रहे हैं सीधा आ रहा है एटमॉस्फेयर में। ये आप देख रहे हैं, ये ये बनाया गया है हम लोगों का वो एक मंडल, हमें लगता है ये इन्होंने कहीं नोटिस नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है, लेकिन ये ओजोन लेयर की लेयर बनाई गई है। परावर्तित सौर विकिरण, वायुमंडल में आके बहुत सी विकिरणें जो होती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं, वायुमंडल में पहुंचने के बाद वापस से फिर रिटर्न भी हो जाती हैं। अब कैसे होती हैं वो, धूल कण वगैरह वगैरह जो बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं उनसे टकरा के ही रिवर्स हो जाती हैं। वैसे ही बात हो रही, बाहर जाती हुई और रक्त विकिरणें जो बाहर भी चली जाती हैं वापस भी रिटर्न हो जाती है। और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित अवरक्त विकिरणें, ये एक्चुअली हाँ ग्रीन हाउस गैसों का ये एक लेबल दिया गया है जिसकी वजह से पृथ्वी हीट हो रही है। तो ये ग्रीन हाउस गैसें जो हैं उन्हीं की वजह से ये जो विकिरणें हैं वो वापस तो लौटती हैं लेकिन इसमें टकरा के फिर वापस आ जाती हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, यहाँ पे हीट बना रहता है, काफ़ी हीट बना रहता है। उसी की वजह से आप देखते हैं टेम्परेचर पहले की अपेक्षा अब ये 1.5% तक लगभग ज़्यादा हो चुका है। अब इसी पे इसको रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अन्य नाम भूमंडलीय तापन, हरितगृह प्रभाव, अन्य नाम इसे जानते हैं। परिभाषा क्या है, वायुमंडल में ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा में वृद्धि करना, इसकी परिभाषा है। वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि करना। ग्रीन हाउस गैस आप लोगों को बताया मैंने, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया होगा वो जो ग्रीन हाउस में पौधे लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे बनाए नहीं रहते मकान, और इसके अंदर पौधे लगाए रहते हैं पॉलीथीन का सब ये बना के अच्छे से, वो ग्रीन ग्रीन वाला सब लगाए रहते हैं, फिर प्लांट लगाए रहते हैं। कभी आप उसमें जाएंगे देखेंगे बहुत हीट फील होता है। वो क्या है, ग्रीन हाउस में एक्चुअली होता ये है कि जो वहाँ के वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जो वहाँ की गैसें होती हैं, जो जो अभी हम लोगों ने देखा ऊपर गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये सब मीथेन, ये सब वहाँ उपस्थित होती हैं जो काफ़ी हीट जनरेट करती हैं, तो काफ़ी गर्मी लगती है। उसी बारे में बात की जा रही है। अवधारणा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस गैसें संकल्पना जोसेफ फोरियर द्वारा 1824 ईस्वी में दिया गया था। प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस के ऑक्साइड है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का मुख्य कारण CO2 को माना जाता है। सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस अगर किसी को बोला जाए तो वो CO2 है। आगे देखते हैं हरितगृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान वाली कौन कौन सी गैसें हैं क्रमशः। तो जल वाष्प आप देख रहे हैं नंबर 1 पे है, वो तो होगा ही, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद मीथेन है, फिर ओजोन है। एक्चुअली ये नंबरिंग किए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा CO2 का योगदान रहता है। जल वाष्प इसलिए बोलते हैं कि वो ज़्यादा है कि वो एक्चुअली जब CO2 और ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर से जब हीट जनरेट होती है तो ऊपर निकलती है, तो वो वाष्प, जल वाष्प काफ़ी वहाँ बना ही रहता है, हीट ऑटोमेटिक बन जाती है। प्रमुख हरितगृह गैसें कौन कौन सी हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। वर्गीकरण, धरती पर जीवन के हानिकारक और लाभकारक दोनों होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्रिया करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं, O2 मुक्त करते हैं। कौन, पौधे। वायुमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश भाग समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा आप देख रहे हैं हम लोग जो भी मतलब CO2 रिलीज करते हैं वो या तो समुद्री पादपों द्वारा या मिट्टी पे जो घास वास पेड़ पौधे उगे हैं उन्हीं से अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक CO2 ग्रहण करते हैं, पादप सामग्री में परिवर्तन कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में तो हम लोग को पता है CO2 यूज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। लाभदायक प्रभाव क्या है, पौधों के विकास के लिए संभावित रूप है, पौधों के लिए विकास के लिए ये फायदेमंद होता है, तो एक्चुअली वो इसी से अपना फूड बनाते हैं। सांद्रता क्या है, वायुमंडल में अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक इसका सांद्रता हो CO2 का। आइए मीथेन के बारे में देखते हैं। रासायनिक नाम CH4, अन्य नाम क्या है, मार्स गैस। CH4 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम जो है मार्स गैस, मार्स मतलब क्या हुआ, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का गैस माना जा रहा है क्योंकि मंगल ग्रह पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब फैक्ट बार बार आ रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा मार्स गैस की काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में मात्रा पाई जा रही है वहाँ पे मीथेन की। स्रोत कौन कौन से हैं, बायोगैस है, जीवाणु अपघटक है,
जुगाली करने वाले पशु। जुगाली एक्चुअली क्या है? जुगाली आप लोग देखे होंगे जो मतलब गाय और भैंसें होती हैं, तो वो खाना खाने के बाद फिर जब वो खड़ी होती हैं कहीं, उन्हें मतलब साइड में कर दिया जाता है जहाँ वो चारा खाती हैं। अपना चारा खाने के बाद जब वो बगल में खड़ी होती हैं तो काफ़ी टाइम तक देखते होंगे वो अपने मुंह को चलाती रहती हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ खा रही हैं। तो वो जुगाली करती हैं एक्चुअली, वो अंदर से फिर रिसाइकिल करती हैं। खाने को जल्दी जल्दी वो खा लिए रहती हैं, फिर उसको वापस ला के फिर उसको उसी में रिपीट करके पूरा उसको डाइजेस्ट करने का पूरा वो प्रोसेस करती है। तो इनसे भी मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत में मीथेन गैस बहुतायत में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कोयले के खदानों में मीथेन ही पाया जाएगा। आर्द्र भूमि जहाँ होगी वहाँ पे भी मीथेन है, समुद्र में है और हाइड्रेट्स में होता है। पर ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं तीन। तो कौन कौन से? आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ये वायु प्रदूषक है। आइए अब आगे देखते हैं। भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव, इसके क्या प्रभाव होते हैं? सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे, नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे? अगर वायुमंडल में तापमान बढ़ा रहेगा तो तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए आज के ज़माने में जैसे मैक्सिमम जो है टेम्परेचर 42 डिग्री तक जा रहा है, वो ऊपर होकर 44 तक पहुंच जा रहा है, 45 तक पहुंच जा रहा है। एक नॉर्मल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की। और स्पेशल जगह आप देख रहे हैं 50-55 के ऊपर चला जाता है हमारे रेगिस्तान में, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल अगर धीरे धीरे बढ़ता रहा, 1-2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऊपर चला गया, नॉर्मल ज़िंदगी में भी बढ़ रहा है। ठंडी में ठंडी नहीं लगेगी और गर्मी लगेगी, गर्मी में तो इतनी गर्मी लगेगी कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे? सकारात्मक जो जो प्रभाव पड़ बदल सकते हैं उसके बारे में देखिए। अधिक बादल बनेंगे, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण अधिक CO2 के कारण होगा। CO2 ज़्यादा है, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा ही होगा। वाष्पोत्सर्जन दर कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ेगा। पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। क्यों वृद्धि होगी? वो ज़्यादा से ज़्यादा जल लेंगे क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा उनको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि उनको धूप लग रही है, धूप के कारण वो पत्ते सूखने लगेंगे। अब इसके निगेटिव प्रभाव क्या क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तापमान में वृद्धि हो जाएगा, ज़्यादा तापमान बढ़ेगा। ग्लेशियर का पिघलना, जो हमारे पहाड़ों पे या बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं अंटार्कटिका जैसे जैसे, वो सब पिघलने शुरू करेंगे। पिघलेंगे तो समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। इतना बड़ा बड़ा ग्लेशियर है, अगर पिघलेगा तो समुद्र का स्तर, तो वो ऑटोमेटिक सी बात है वो बढ़ना तय है। वो बढ़ेगा तो क्या होगा? मौसमी दशाओं में भी परिवर्तन हो जाएंगे। एक्चुअली ये अगर समुद्र स्तर बढ़ेगा तो होगा क्या कि जो तटीय राज्य हैं, तट है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया का तट है, ये तटीय राज्य पे धीरे धीरे पानी आएगा तो ये इतना होने की जगह ऐसे हो जाएगा और कम हो जाएगा। पता चला ये इतना ही बचा, बाकी साइड वाले डूब गए। भाई समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, स्तर बढ़ेगा तो बीच में जहाँ ऊंचा रहेगा वहीं बचेगा। बहुत सारे जो लाखों करोड़ों द्वीप हैं पूरी दुनिया में, वो सब के सब डूब जाएंगे। तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप उसे समझ सकते हैं। जैव विविधता का नुकसान होगा, हाँ सीधी सी बात है, अगर ये सब डूब रहे हैं, भीग रहे हैं तो जैव विविधता का नुकसान होना तय है। सूखा और बाढ़ आएगी, हाँ उससे भी डिफरेंट होगा, क्योंकि कहीं पे मौसमी दशाएं परिवर्तित होते नहीं, तो कहीं सूखा होगा कहीं बाढ़ आएगी। फसल उत्पादकता में कमी आ जाएगी, सीधी सी बात है। सूखा और बाढ़ पे आप नोटिस कीजिएगा, आज के समय में ही काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है आप ध्यान दीजिएगा कि ठंडी में देखेंगे उतनी ठंडी कहीं ज़्यादा पड़ रही है, बरसात के सीजन में बरसात ही नहीं रही हो, गर्मी हो रही है, या ठंडी में अच्छी खासी बरसात हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो बार बार रूटीन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ है, सोचिए 1 डिग्री या 2 डिग्री बढ़ने की वजह से इतना कुछ हो रहा है। तो भविष्य में क्या हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बदल गया? पता चला ठंडी के सीजन में गर्मी पड़ रही है, गर्मी के सीजन में भयंकर बारिश हो रही है, जहाँ बारिश होती है, जहाँ खेत लगाए गए हैं वहाँ पे बारिश ही ना हो, सूखा पड़ जाए, और रेगिस्तान में पता चला खूब जम के बारिश हो। तो ऐसे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। भारी आर्थिक क्षति होगी, सीधी सी बात है, क्षति तो होना तय है, क्योंकि अगर खेत में आप समझ लीजिए खेत में नहीं बारिश हो रही है, कहीं और बारिश हो रही है, तूफान गांव बस्तियों में आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत सब नुकसान हो जाएगा। और साइड से अगर आप सोचिए कि ये बगल बगल से डूब रहे हैं हमारे द्वीप या फिर जो हमारे तटीय राज्य हैं, तो उससे नुकसान तो होना तय है। परीक्षा दृष्टि से कुछ तथ्य देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के मध्य तापमान में वृद्धि होगी। कितनी होगी देख रहे हैं, ये पहले का डाटा था, 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक होगी। अब देखिए IPCC के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के मध्य समुद्री सतह में वृद्धि कितनी होगी? 0.33 से लेकर 0.45 मीटर। आप समझ सकते हैं 1 मीटर बराबर लगभग 3 फीट के से थोड़ा 19-20 रहता है।
आप समझ रहे हैं कि 33 होने का मतलब 1 फीट समुद्र लेवल ऊपर उठ गया है, 1 फीट और 45 मीटर तक है। आप समझ रहे हैं, 1 फीट से ज़्यादा, लगभग वो मतलब 1.5 फीट पहुंचने जा रहा है। इतना ऊपर उठने का मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ तक, कितने द्वीप डूब गए होंगे। जलवायु परिवर्तन के बारे में अब नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCC, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट बॉडी है, पूरे नाम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। कब? 1992 में ये इस्तेमाल किया था। इसका गठन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट है रियो डी जेनेरियो, और कब हुआ था? 1992 में। अन्य नाम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इसका अन्य नाम है। प्रभावी तिथि 21 मार्च 1994 से 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित किया गया था, उसी दिन ये प्रभावी हो गया था। वर्तमान परिदृश्य क्या है? विश्व में लगभग 197 देशों द्वारा इस पे हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। पृथ्वी काल अर्थ आवर, इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे याद हो जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक विश्वव्यापी आंदोलन है। किसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। मार्च माह के अंतिम शनिवार को 1 घंटे 8:30 बजे से 9:30 बजे के लिए बिजली उपकरणों का प्रयोग बंद करना इनका मुख्य उद्देश्य है। इससे होगा क्या? जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना है। जागरूकता लाने के लिए ये कार्य है। अगर आप 1 घंटे बिजली बंद करेंगे तो आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि अगर सब लोग ये फॉलो करने लगे, इतनी बिजली बच जाएगी कि हम लोग वापस से फिर कई दिनों तक बिजली इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहिम है, आप लोग भी इसे ध्यान दीजिएगा। मार्च माह के अंतिम शनिवार को वैसे भी न्यूज़ में बना रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा इसको फॉलो करें। उसके बाद फिर क्या है? UNFCCC बैठक वर्ष 2015 में पेरिस समझौता। निर्धारित लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना, इसका मुख्य लक्ष्य है। 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना। 21वीं सदी के अंत तक, मतलब 21वीं सदी का मतलब क्या हुआ? 2000 चल रहा है, 2001 2 3 4 जो चल रहा है इस समय, तो 2022 चल रहा है। 21वीं सदी के अंत तक जब ये 2100 आएगा, 2100 मतलब 2099 तक, इसके अंत तक इसको 2 डिग्री सेल्सियस या उससे कम के पूर्व स्तर तक रोके रखना, यह इसका कार्य है। इसलिए आप इसे याद रखें, रिमेंबर रखें। इसी को बोलते हैं 2100 सदी के लास्ट तक। जैसे ही 21 हुआ, वो 22वीं सदी चालू हो जाती है। ये तो इतिहास का एक कंसेप्ट है, ध्यान रखें। यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, विशेष ध्यान दें, 1.5 पे ही रोकने का मेन लक्ष्य है। वर्ष 2020 तक $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की विकसित देशों द्वारा एक कार्य किया गया। कितने? $100 अरब जलवायु निधि जमा किए जाएं। प्रभावी तिथि 4 नवंबर 2016 से वर्तमान में 195 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। अब आगे देखते हैं हरित जलवायु निधि क्या है। UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष है हरित जलवायु निधि। स्थापना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विकासशील देशों को अनुकूलन एवं न्यूनीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना। विकासशील देशों को सहायता देने के लिए प्रशासन GCF हरित जलवायु कोष बोर्ड द्वारा गठन का प्रावधान संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 कानकून मैक्सिको में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बार बार प्रश्न यहां से बनते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये, UNFCCC से संबंधित है। धारा 12 स्वच्छ विकास युक्ति क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM का उत्सर्जन। लक्ष्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों से। बस सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। अंगीकृत तिथि 11 दिसंबर 1997 UNFCCC की तीसरे सम्मेलन में। लागू तिथि 16 फरवरी 2005 की हुए थे। विशेष क्या है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने हेतु कार्य करना। ये एक बाध्यकारी समझौता है, आप देख सकते हैं ये बाध्यकारी समझौता है।
नेक्स्ट क्या देखते हैं, बाध्यकारी समझौता का मतलब ये हुआ कि मतलब ये इसको साइन जो कर लिए उसको फॉलो करना उनको मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा, हर एक हाल में करना पड़ेगा, पूरी गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। कार्बन कर टैक्स इंपॉर्टेंट है, कई कई बार आ चुका है। स्वरूप CO2 के उत्सर्जन ऊर्जा स्रोतों पर लगने वाला कर है, किस पे, कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप निकालेंगे उसके ऊपर लगने वाला ये कर है। विशेषता उदाहरण क्या है, प्रदूषण कर का, ये प्रदूषण करने वाले के ऊपर कर लगाने का एक उदाहरण है। प्रथम प्रस्ताव वर्ष 2005 में आया था, न्यूजीलैंड द्वारा इसको प्रथम बार प्रस्तावित किया था। लगाने वाले अन्य देश कौन से हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड एवं नॉर्वे। अभी तो यही कंट्री हैं, इंडिया भी नहीं ऐसा कहीं लगा रहा है, थोड़ा बहुत सेस के नाम पे उपकर लगाते हैं, लेकिन कार्बन टैक्स के रूप में नहीं, अदर टैक्स के रूप में लगते हैं। आगे देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, पूरक प्रोटोकॉल है जैव विविधता अभिसमयन का। इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा यही है, कार्टाजेना किससे है, जैव विविधता से। प्रतिबद्धता जैव विविधता की रक्षा करना। अंगीकरण 29 जनवरी 2000 को हुआ था, लागू तिथि 11 सितंबर 2003 को हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन भारत की कार्य योजना। जलवायु परिवर्तन पे भारत की क्या क्या कार्य योजना है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भारत 8 मिशन 2008 में प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, इसमें राष्ट्रीय संवर्धन ऊर्जा बचत मिशन है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिसरण मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यान्वितिक ज्ञान मिशन है। तो इतने प्रकार के मिशन को मिला के जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना बनाई गई है, जो 2008 से ही बनी है। 8 मिशन इसमें शामिल किए गए हैं, टोटल 8 है। ओजोन परत क्षरण के बारे में अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्थिति कहाँ है, समताप मंडल में। अभी हम लोगों ने देखा पराबैंगनी विकिरण को ये फिल्टर करती है, रोकती है। इसमें 2 चरण है, प्रथम चरण और दूसरा चरण। प्रथम चरण क्या है, O2 ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन करके O2 बनता है। O2 को ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 के रूप में होता है। सूर्य का प्रकाश उच्च ऊर्जा युक्त किरणें इस पर अगर पड़ेंगी। आप सोचिए O2 मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके O3 बना लेता है, तो ये बन जाएगा ओजोन, ओजोन लेयर। यही है इसका द्वितीय चरण। वर्ष 1985 में ब्रिटिश दल द्वारा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। सबसे पहले ओजोन छिद्र कहाँ पे खोजा गया था, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका कहाँ है, आप लोग मैप पे देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को मिल जाएगा, सबसे ऊपर साइड अवस्थित है। भारत की मोटाई मौसम के हिसाब से परिवर्तित, परत की मोटाई, भारत की मोटाई बोल रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। परत की मोटाई क्या है, ओजोन परत के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ओजोन परत की मोटाई क्या है, मौसम के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। बसंत ऋतु में सर्वाधिक होता है, वर्षा ऋतु में न्यूनतम होता है, सबसे मिनिमम वर्षा ऋतु में होता है, बसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा होता है। परत का मापन डाप्सन इकाई द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अवस्थिति क्या है, मुख्यतः समताप मंडल के निचले परत में लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में हम लोगों ने देखा ऊंचाई पर अवस्थित होता है। परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में, मतलब इसकी मोटाई होती है लगभग, आप ये देख रहे हैं ना, ये लगभग 15 से 30 किलोमीटर मोटा होता है ये। विस्तार क्या होता है, विस्तार 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में है और 90% से ज़्यादा हिस्सा समताप मंडल में है। थोड़ा सा क्षोभ मंडल में है, ज़्यादा करके समताप मंडल में ही है, इसलिए हमेशा प्रश्न आता है समताप मंडल, आपको वहीं लगाना है, सही उत्तर यही है। कार्य क्या है, सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों को रोकना। और विनियमन क्या है, समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा इनका विनियमन किया जाता है। आगे देखते हैं, सब वही पुरानी बातें। ओजोन गैस निचला वायुमंडल में एक खतरनाक प्रदूषण है। ऊपरी वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से द्वारा ये करता है। अगर ये निचले वायुमंडल में हम लोगों के पास होगा तो ये खतरनाक प्रदूषित गैस है, खतरनाक प्रदूषक है, जो बहुत खतरनाक बन सकता है। कुछ तथ्य देख लेते हैं। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः किया जाता है मेफ्रॉन ब्रांड के तहत, मेफ्रॉन ब्रांड के तहत उसका विपणन किया जाता है। अमोनियम प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं बड़े संयंत्रों में। अमोनियम कौन सा है, NH3, इसे अमोनिया बोलते हैं। ये प्रशीतक, प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाले
उपकरणों के रूप में कहाँ प्रयुक्त होता है? जैसे बड़े बड़े आप देखते हैं ना, आलू के गोदाम हुए या फिर बहुत ज़्यादा सब्जियों के बहुत बड़े एकदम गोदाम बने हुए हैं, कई सौ फीट में हज़ारों टन आलू वहाँ रखे जा रहे हैं, तो वहाँ पे यूज होता है प्रशीतक के रूप में अमोनिया। हम लोगों के छोटे मोटे फ्रिज में नहीं लगता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब इसके बारे में देख लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा हाथ पहुँच जाता है। ओजोन छिद्र हेतु उत्तरदायी है ये, मानव निर्मित यौगिक है ये, क्लोरीन और फ्लोरीन एवं कार्बन से बना हुआ है। क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन और कार्बन मतलब कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस है ये, ओजोन गैस से अपक्रिया करता है, ये ओजोन गैस से अपक्रिया करता है, ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन कर देता है, ओजोन परत का क्षरण कर देता है। मतलब ये जब ओजोन गैस से अपक्रिया करेगा तो O2 करके रिलीज कर देगा और ऑक्सीजन को बार बार O2 ऑक्सीजन के रूप में बना के रिलीज कर देगा, वहाँ पे छिद्र बना देगा। यह इसकी कमी है। गुण क्या है? रंगहीन, गंधहीन, तरलता से द्रव्य में सरलता से द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे खतरनाक है किसके लिए? ओजोन गैस के लिए। यही जिम्मेदार है ओजोन गैस के क्षरण के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक अस्थायी गैस है, यौगिक है ये, वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक अस्तित्व में रहता है। अगर एक बार रिलीज हो गया तो 80 से 100 वर्षों तक रहेगा। गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, दोनों रूप में पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित यंत्रों अर्थात एसी में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? एसी में या तो फ्रिज में। रसायनों का एक समूह है। ओजोन परत संरक्षण के उपाय कौन कौन से उपाय हैं वो देख लेते हैं। यूवीबी विकिरण से पड़ने वाले प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? अगर अल्ट्रावायलेट किरणें अगर आएंगी तो जीन उत्परिवर्तित हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ से एक एक पॉइंट से एक एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर यहीं से प्रश्न बनाएंगे। ऐसा लगेगा कि पेपर हार्ड आया, हार्ड नहीं आया, बहुत सरल है, बस केवल आप ध्यान दीजिए। जीन उत्परिवर्तन, आप सोच रहे हैं ओजोन परत के क्षरण से क्या क्या हो रहा है? मतलब सनलाइट, पराबैंगनी विकिरण जो ओजोन से फिल्टर होकर आसमान में चली जा रही है, अगर वो सीधा हम लोगों के ऊपर लगेगी तो हम लोगों का जीन परिवर्तित हो जाएगा। जीन परिवर्तित मतलब समझ रहे हैं? मैं कैसा भी हूँ, आने वाली जनरेशन पता नहीं कैसी हो जाएगी, कुछ अजीब टाइप का परिवर्तन हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। यही होता है जीन उत्परिवर्तन। मोतियाबिंद हो जाएगा, देख रहे हैं कितनी बड़े आघात पहुंचाता है आंखों पे। त्वचा का कैंसर हो जाएगा। पौधों की वृद्धि में रुकावट, कुछ भी कर सकते हैं। सनबर्न मतलब सनबर्न किसे बोलते हैं? स्किन जब जल जाती है, किससे? धूप से। धूप में जो लोग कार्य करते हैं या फिर कुछ करने से जो स्किन उनकी काली पड़ जाती है, झुलसी सी लगने लगती है, उसे सनबर्न बोलते हैं। इसी के नाम से आप लोगों को पता होगा क्रीम बेचते हैं कंपनियों वाले, और हमारी बहनें और ख़ास करके माताएं जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करती हैं इसको। प्रतिरक्षा तंत्र का कमज़ोर होना, आप देख रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र पे सीधा अटैक कर रहा है, कमज़ोर हो जाना है शरीर। प्रतिरक्षा तंत्र जब कमज़ोर होगा तो बॉडी कमज़ोर होनी ही है, रोग पकड़ेंगे। पत्तियों को क्षति पहुंचता है, पत्ती झड़ जाएंगे, जल जाएंगे, झुलस जाएंगे। कई पौधे आप लोग देखते होंगे ज़्यादा धूप लगने की वजह से वो जली जली से दिखते हैं। आनुवांशिक दोष हो जाएगा, जब जीन उत्परिवर्तित होगा तो नए आनुवांशिक दोष तो उत्पन्न होने तय हैं। आइए अब तथ्य कुछ देख लेते हैं। तथ्य कौन कौन से हैं? ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सी है? CFC है, हेलोजन्स है, नाइट्रस के ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोइथिलीन है, हेलोन 1211 है और 1301 इत्यादि, ये हेलोन्स है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित होता है कहाँ? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा परिलक्षित होता है। ध्रुव कहाँ है आप लोगों को पता होगा? ये गोला है पृथ्वी का, सपोज कीजिए ये पृथ्वी का गोला है, ये हुआ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और बीच में ये क्या हुआ? विषुवत रेखा, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये ध्रुव है। ध्रुव पे सबसे ज़्यादा परिलक्षित होंगे कहाँ? उत्तरी पे या तो दक्षिणी पे, कहीं पे भी हो सकते हैं, दोनों जगह हो सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है? तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका आप लोगों को बताया ना, मैप पे आप देख लीजिएगा। वो ऐसा लैंड जो महाद्वीप है जहाँ अभी मनुष्य नहीं है या कोई बस्तियाँ नहीं है। मनुष्य तो हर जगह लगभग पहुँच चुके हैं, समुद्र का कोई कोना नहीं छूटा है जहाँ नहीं है। तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल
ओजोन हैलो का पता लगाया था GW मिंट मूर ने। वियना संधि का एक प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत क्षरण से। इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। वियना संधि भी इसी से संबंधित है, किससे? ओजोन परत क्षरण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 को। इंपॉर्टेंट है डेट, 1989 याद रखें। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण हेतु ओजोन दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसे याद रखें। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे हम लोगों ने लगभग देख ही लिया। सूर्य, पराबैंगनी विकिरण है, UVA, UVB, UVC, 3 प्रकार का फिल्टर लगा है, ये उनको रोकते हैं। UVA, UVB त्वचा पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे पृथ्वी पर। आगे देखते हैं वन्य एवं वन्य जीव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब बाह्य वनों के बारे में देखना है तो मित्रों इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी चूँकि थोड़ा सा जल्दी की वजह से मैं अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ और वर्क है जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना है। तो मैं जल्द से जल्द आगे का चैप्टर इसको लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो ये प्रेजेंटेशन तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप लोग अच्छे से बताते रहें। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या और चाहते हैं, आप लोगों की डिमांड क्या है। तो आप सबके प्यार और सहयोग के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।